हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय निषाद। हिंदी नाथ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। यदि आपका कल केवीएस टीजीटी का एग्जाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में करने वाले हैं हम 100 प्रश्न जो एकदम बिल्कुल पाठ्यक्रम पर आधारित तो होगा और हो सकता है इसमें से भी क्वेश्चन कल मिल जाए। आइए, बहुत कम समय में प्रश्नोत्तरी को हम करेंगे, काफ़ी सटीकता के साथ प्रश्न और उत्तर को देंगे और बकवास समय नहीं करेंगे हम। निश्चित है आपका समय ज़ाया नहीं जाएगा। हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोली है। हिंदी की उदासीन आकार बहुला बोली कौन सी है? बता दें कि बघेली जो है यह आकार बहुला बोली है। यह पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। पूर्वी हिंदी में 3 बोली, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी। तो आकार बहुला कौन है? बघेली है। ठीक है। और इसका विकास जो हुआ है अर्ध मगधी से इसका विकास हुआ है। विकल्प सी सही है। अय किस प्रकार का वर्ण है? अय जो है किस प्रकार का वर्ण? यह एक विवृत वर्ण है। कैसा है? विवृत वर्ण है, जो ए बोलने से मुंह जीभ मुंह के बीच में जो बने गोलाकार ऐसे वृत्त बने, उसे विवृत कहेंगे। और बता दें अर्ध विवृत में कौन आएगा? तो ए आएगा। ए आएगा अर्ध विवृत में। अर्ध संवृत्त की बात करें तो ऊ आएगा। ठीक है ना। और ई की बात करें तो संवृत्त में आएगा। हिंदी की लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि के कौन सी लिपि कहलाती है? तो देवनागरी लिपि के अंतर्गत है हिंदी। और विकल्प डी यहाँ पर सही है। हिंदी की लिपि देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है कौन सी लिपि है? तो बता दें फारसी लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। विकल्प ए सही है। ठीक। अब बाकी जो देवनागरी लिपि हम लोग लिखते हैं बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं। हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में वर्णों की संख्या 52 है। विकल्प सी सही है। पश्च स्वर कितने हैं? जब जीभ जीभ है ना, तो अग्र, मध्य और गला पश्च, तो 3 भागों में बांटा गया है जीभ के आधार पे। तो पश्च स्वर पूछ रहा है तो ओ जो होगा इसका उच्चारण कंठ से होगा, यानी कि पश्च स्वर होगा ये। ठीक। इसमें ई जो है ई अग्र स्वर होगा और अ मध्य स्वर होगा, ए भी अग्र स्वर होगा। तो विकल्प यहाँ पे कौन सही था? डी वाला। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? पुरस्कार, देखिए पहला ही है पुरस्कार, इस तरह लिखा जाएगा पुरस्कार। ठीक है, दंत स रहेगा। बाकी कष्ट, वेशभूषा और प्राच्य सही है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द यहाँ पर भी बताना है, श्रृंगार किस तरह लिखा जाएगा? श्रृंगार। ठीक है, विकल्प सी में है। ठीक। जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे क्या कहते हैं? जब व्यंजन का मेल स्वर या व्यंजन से होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे व्यंजन कहते हैं। विकल्प सी यहाँ पर सही है। दो वर्णों या दो वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? दो वर्णों या दो वर्णों के मेल से बने शब्द को क्या कहते हैं? तो संधि कहते हैं। विकल्प सी सही है। जब दो शब्दों से मिलकर वाक्य कोई शब्द नहीं बनता है तो उसे समास कहते हैं। निस्तेज शब्द का निर्माण किस संधि से हुआ है? निस्तेज में विसर्ग संधि है और इसका जो संधि विच्छेद होगा नि है। नि है धन तेज हो जाएगा। ठीक, विसर्ग संधि। विकल्प सी सही है। रविसूत किसका पर्यायवाची शब्द है? रविसूत जो है यह घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प डी सही है। निर्वासित शब्द में प्रत्यय बताना है। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय होगा? और बता दें, देखिए रविसूत का घोड़ा था ना। अगर सूर्य की बात करें तो कई है, जैसे यमुना भी है, रविसूता, यहाँ पे रविसूत लिखा है ना, रविसूता कह दिया जाए तो सूर्य का हो जाएगा। निर्वासित शब्द में प्रत्यय कौन है? प्रत्यय इसमें निर्वासित इत प्रत्यय होगा और विकल्प यहाँ पर सही है सी वाला। ठीक है, निर्वास जैसे निर्वास के आगे क्या लगा है? ये छोटी ई है, ये वाला ई, और तो छोटी ई को लिखेंगे जब तो इत आएगा। चिड़ी मार में समास कौन सा होगा? चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला पुरुष समास होगा। कर्ता ने कर्म को, कर्म तत्पुरुष होगा। कपीस, कपीस श्रुति भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थ है क्या है? कपीस मतलब क्या? जय कपीस तिहुलो को उजागर, यानी कि हनुमान जी। और एक कपीस का मतलब मठ मैला होता है। तो दोनों कपीस का अर्थ मिल गया। विकल्प यहाँ पर डी वाला सही होगा। निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव शब्द रात्रि तत्सम है, रात होता है। कार्य तत्सम है, का जो होता है इसका तद्भव पंख का पक्ष होता है तत्सम। तो यहाँ पे विकल्प बी जो है सही है।
घुड़सवार शब्द किन दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना है? घुड़सवार बता दें, हिंदी और फारसी के शब्दों से मिलकर बना है। विकल्प सी सही है। आर्द्र का विपरीतार्थक क्या होगा? आर्द्र का शुष्क होगा। यहाँ भी विकल्प डी सही है। यहाँ पे विकल्प डी सही है, शुष्क होगा आर्द्र का। ठीक है। गीला का क्या होगा? सूखा होगा। गर्म का ठंडा होगा। ठीक है। गीला का क्या होगा? सूखा, सूखा का गीला हो जाएगा। जो किए गए उपकार को मानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतज्ञ होगा। जो किए गए उपकार को मानता है कृतज्ञ, जो किए गए उपकार को न मानता है उसे कृतध्वनि कहते हैं। आय शब्द में कौन सा लिंग है? बहुत बार पूछा जा चुका है। आय शब्द में कौन सा लिंग है? तो बता दें, स्त्रीलिंग है। विकल्प बी सही है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे क्या कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं। और प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो 6 भेद हैं कुल। 6 का नाम बताएं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर विकल्प सी सही है। दोनों किस प्रकार का विशेषण है? दोनों जो है यह समुदायवाचक है। क्या कौन सा वाचक है? समुदायवाचक है दोनों शब्द में। और जैसे गणना में क्या होता है? 1 2 3 4 गणनावाचक हो गया। क्रमवाचक में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, आठवां। और अवृत वाला 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, ये वाला अवृत वाचक हो जाएगा। तो यहाँ पे विकल्प डी सही है। प्रयोग के अनुसार वाच्य के कितने भेद हैं? प्रयोग के अनुसार वाच्य के कितने भेद हैं बताना है। बता दें कि 3 भेद होते हैं। कृतवाच्य, कर्ति कर्तिवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, 3 भेद होते हैं। विकल्प बी यहाँ पर सही है, 3 भेद। लेखक ने मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक निबंध में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है? लेखक ने मैं क्यों लिखता हूँ शीर्षक निबंध में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है? तो जापान देश का वर्णन किया है। किस देश का? जापान का। और इसके लेखक जो हैं यह अज्ञेय जी हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक है, विकल्प डी सही है। किसी वस्तु, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को क्या कहा जाता है? तो संज्ञा कहा जाता है। विकल्प ए सही है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है। किसमें? संख्या देखिए, चाय के लिए थोड़ा दूध बचा लो, थोड़ा इसमें है, संख्यावाचक नहीं है, ये परिमाणवाचक है। इस घर में 15 लोग हैं, 15 क्या है? संख्या है। तो विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। वे 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 शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि का व्यापारिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अव्यय में इन सब का जो है प्रभाव नहीं पड़ता, और अविकारी भी उसे कहते हैं। जो उपवाक्य जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा या कार्य करते हैं, जो उपवाक्य वाक्य में संज्ञा का कार्य करते हैं या संज्ञा पदबंध के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? उन्हें कहा जाता है संज्ञा उपवाक्य। क्या कहलाता है? वो संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो खाली स्थान अव्यय द्वारा जुड़े होते हैं। इसका क्या सही होगा? तो बता दें, समुच्चयवाचक होगा। संयुक्त वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं जो समुच्चय बोधक अवयवों द्वारा जुड़े हुए होते हैं। विकल्प सी सही है। अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद नहीं है। अर्थ के आधार पर कौन वाक्य का भेद नहीं है? विधानवाचक होता है, निषेधवाचक और संदेहवाचक। कुल 8 भेद हैं। ठीक है, विधिवाचक, निषेध है, आज्ञा, प्रश्न, विस्मय, संदेह है, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विशेषणवाचक नहीं है। विकल्प डी सही है। अशुद्ध वाक्य का चयन करिए। जनता में असंतोष फैल गया। अशुद्ध वाक्य बताना है। जनता में असंतोष फैल गया। हिंदी के प्रचार में आज भी बहुत सी बाधाएं हैं। अपवित्र पतिव्रता नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा? उत्साह नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा? साहस, हिम्मत। ठीक है, साहस या हिम्मत कौन करेगा? विकल्प सी जो है यह गलत है, यानी कि सही होगा।
वे पदबंध जो मुख्य क्रिया एवं सहायक क्रिया से मिलकर बनते हैं, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया से मिलकर बनते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण पदबंध कहा जाता है। विकल्प सी सही है। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो बता दें, अत्यंत लज्जित होना होगा। विकल्प ए सही है, अत्यंत लज्जित होना यानी कि घड़ों पानी पड़ना। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए लोकोक्ति प्रयुक्त होती है, इसमें कौन सा सही है? ऊंची दुकान फीके पकवान यानी कि ऊंची दिखावा खूब। केवल बाह्य प्रदर्शन के लिए यानी कि ऊंची दुकान फीकी पकवान, दिखावे के लिए ऊंचा लेकिन असल में कुछ और। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर कौन सा अलंकार होगा? तो रूपक अलंकार होगा। विकल्प सी सही है। जब उपमाओं से कहा जाता है जबकि दो वस्तुओं की गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई देती है, उपमा कहलाता है। जहां वर्णों या व्यंजनों की साम्यता के आधार पर एक से अधिक बाह्य आवृत्ति हो, वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे पीपर पात सरिस मंडोला, नहीं पीपर पात नहीं, चंदा चमके चमचम चीखे जो गन्ना चोर, चेटी चाटे चेनी चटोरी चीनी को, ये वाला भी आ जाएगा। पके पेड़ पर पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। पौ पौ की आवृत्ति आ रही है ना, जब एक वर्ड की आवृत्ति बहुत कई बार आएगी, बार बार आएगी, तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। छिपे छबीली मुँह लसै, छिपे छबीली मुँह लसै, नीचे अचल चीर, मनो कलानिधि झलमलय, कालिंदी के तीर। उपर्युक्त में कौन सा अलंकार है? इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। विकल्प बी सही है। ठीक है, कौन सा अलंकार? उत्प्रेक्षा। पहचान चिन्ह मनु मनु मानो जनु जानो, यहाँ मानो लगा हुआ है, आसानी से पकड़ सकते हैं। मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार की बात करें तो मानवीकरण अलंकार है। विकल्प ए सही है। प्रयोजन मूलक हिंदी को क्या कहते हैं? प्रयोजन मूलक हिंदी को व्यवहारिक हिंदी कहते हैं। विकल्प बी सही है। औपचारिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा है? सही कथन बताना है औपचारिक पत्र के संबंध में। औपचारिक पत्र में निजीपन का भाव नहीं होता, यही सही होगा। निजीपन का भाव नहीं होता इसमें औपचारिक पत्र में। अनुच्छेद लेखन की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है? अनुच्छेद लेखन की विशेषता ये इनके सभी वाक्य एक दूसरे से गठित होते हैं, सही है। और अनुच्छेद एक स्वतंत्र और पूर्ण रचना है, ये भी सही है। इनका कोई भी वाक्य आवश्यक नहीं है, इनका कोई भी वाक्य आवश्यक नहीं है। अनुच्छेद लेखन का कोई भी जो वाक्य है बहुत आवश्यक नहीं होता है। विकल्प डी वाला देखते हैं। इनमें किसी एक भाव या विचार को एक बार में और अनेक स्थान पर व्यक्त किया जा सकता है, यह विकल्प जो है सही नहीं है। विकल्प डी यहाँ पर सही होगा। उत्तर, गैर सरकारी पत्र व्यवहार को क्या कहते हैं? गैर सरकारी पत्र व्यवहार को कहते हैं सामाजिक पत्राचार। विकल्प ए सही है। कौन सा? सामाजिक पत्राचार। कृष्णा सोबती कृत बचपन पाठ के अनुसार हर शनिचर के को लोगों को क्या पीने को मिलता है? कृष्णा सोबती कृत बचपन पाठ के अनुसार हर शनिचर को लोगों को क्या पीने के लिए मिलता है? तो ऑलिव कैस्टर ऑयल, ऑलिव कैस्टर ऑयल मिलता है। विकल्प ए सही है। चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता किसकी है? चांद से थोड़ी सी गप्पे कविता यह किसकी है? तो शमशेर बहादुर सिंह की है। विकल्प सी यहाँ पर सही है, शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। गागर में सागर ने रास्ता छोड़ो, सागर ने रास्ता छोड़ा पर्वत ने शीश झुकाए, पंक्ति के रचनाकार कौन है? सागर ने रास्ता छोड़ा और पर्वत ने सर झुकाए, इसमें यह साहिर लुधियानी की रचना है। विकल्प डी सही है, साहिर लुधियानी की पंक्ति। वीर सैनिकों के मन में था, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, पंक्ति किसके द्वारा रचित है? तो यह रचित है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा। विकल्प बी सही है।
रचना का नाम है झांसी। हाथ पकड़ कर हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। यह पंक्ति किसका है? तो यह सुमित्रानंदन पंत की पंक्ति है। विकल्प ए सही है। नौकर नामक निबंध के अनुसार किस समय गांधी ने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक ढोया? नौकर नामक निबंध के अनुसार किस समय गांधी ने घायलों को स्ट्रेचर पर लादकर 25-25 मील तक ढोया? और तो कौन सा पूछा? किस निबंध के अनुसार? तो निबंध है बोअर युद्ध। बोअर युद्ध निबंध के अनुसार ये बातें हैं। और बता दें, यह नौकर निबंध है, उसी से उद्धृत है। नौकर निबंध उसी से लिया गया है। यह इस रचना है अनुबंधोपाध्याय की। ठीक, इसकी अनुबंधोपाध्याय की। एलेक्स एम जॉर्ज के निबंध सांस सांस में बांस में चंगकी चंगलता क्या था? बता दें, जादूगर। विकल्प ए सही है। हिमालय की बेटियां किसके द्वारा रचित निबंध है? हिमालय की बेटियां जो है नागार्जुन द्वारा रचित निबंध है। विकल्प ए सही है। यतीश अग्रवाल द्वारा रचित निबंध कौन सा है? यतीश अग्रवाल वाला रचित निबंध की बात करें तो रक्त और हमारा शरीर है। विकल्प ए सही है, आपके सिलेबस में है। माधव दास किस कहानी का पात्र है? माधव दास की बात करें तो माधव दास चिड़िया की बच्ची कहानी का पात्र है। विकल्प डी सही है, चिड़िया की बच्ची। यह कहानी बता दें जैनेन्द्र द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित। खान पान की बदलती तस्वीर। खान पान की बदलती तस्वीर शीर्षक निबंध के रचनाकार बताइए। खान पान की बदलती तस्वीर शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो प्रयाग शुक्ल जी हैं। विकल्प बी सही है। आश्रम का अनुमानित व्यय शीर्षक लेखा जोखा के रचनाकार कौन है? आश्रम का अनुमानित व्यय शीर्षक लेखा जोखा रचनाकार की बात किया जाए तो आश्रम का अनुमानित व्यय शीर्षक लेखा जोखा के रचनाकार कौन है? बता दें, मोहनदास करमचंद गांधी जी हैं। विकल्प ए सही है, मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है ना। केत, ठीक है। ये उर्मिला को केंद्र मानकर रचा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ था? राम को कितने वर्षों का वनवास हुआ था? तो 14 वर्षों का हुआ था। विकल्प डी सही है। खर और दूषण किसके सौतेले भाई थे? खर और दूषण किसके सौतेले भाई थे? तो वो थे शूर्पणखा के। शूर्पणखा के। ठीक है, विकल्प सी सही है। गिद्धराज जटायु के भाई का क्या नाम था? जटायु के भाई का क्या नाम था बताना है। तो बता दें, संपत्ति। क्या नाम था? संपाति था, सॉरी संपाति नाम था। विकल्प बी सही है, जटायु के भाई का नाम। बाली के भाई का नाम सुग्रीव था। ठीक है ना। उस वैद्य का नाम क्या था जिसने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण का उपचार किया? उसका नाम था शूड़ेश। सुरेश नहीं, सुषेण। सुषेण था। विकल्प ए सही है, सुषेण। गंगा ने अपने कितने पुत्रों को नदी में फेंक दिया था? गंगा ने अपने कितने पुत्रों को नदी में फेंक दिया था? तो 7 पुत्रों को। विकल्प डी सही है। अंबिका और अंबालिका किसकी रानियां थीं? अंबिका और अंबालिका किसकी रानियां थीं? तो वो रानियां थीं विचित्र वीर्य की। किसकी? विचित्र वीर्य की। विकल्प ए सही है। कुंती भोज कन्या, तुम किसी भी देवता का ध्यान करोगी तो वह अपने ही समान एक तेजस्वी पुत्र तुम्हें प्रदान करेगा। यह कथन किस ऋषि का है? तो यह दुर्वासा ऋषि का है। विकल्प ए सही है। दुर्वासा ऋषि ने यह वरदान कुंती को दिया था। बेटा वीर बेटा वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य उन्हें देना ही उचित है। दुर्योधन से यह कथन किसने कहा? यह कथन कहा था भीष्म ने। विकल्प बी सही है, भीष्म पितामह ने कहा था। अर्जुन कुछ
अर्जुन कुछ कुचक्र रचकर ही इनको परास्त करना होगा। आज अगर परास्त न हुए तो ये हमारा सर्वनाश कर देंगे। इसलिए किसी को आचार्य द्रोण के पास जाकर यह खबर पहुंचानी चाहिए कि अश्वत्थामा मारा गया। यह कथन किसका है? यह कथन श्री कृष्ण का है। ठीक है, इसका श्री कृष्ण का है। विकल्प बी सही है। ये कहते हैं अर्जुन से। लाख की चूड़ियां शीर्षक कहानी के पात्र कौन का क्या नाम है? लाख की चूड़ियां शीर्षक कहानी के प्रमुख पात्र का क्या नाम है? तो वह है बदलू। कौन है? बदलू है। विकल्प ए सही है। और इस कहानी के लेखक जो हैं लाख की चूड़ियां, कामता नाथ जी हैं। कामता नाथ जी हैं। दीवानों की हस्ती किस विधा की रचना है? दीवानों की हस्ती जो है यह कविता विधा की रचना है। कैसा है? कविता विधा की रचना है। भगवती चरण वर्मा की रचना है। किसकी? भगवती चरण वर्मा की रचना। ठीक है ना? तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। कदम मिलाकर चलना होगा शीर्षक कविता के रचनाकार का क्या नाम है? कदम मिलाकर चलना होगा, तो बता दें अटल बिहारी वाजपेयी जी का। इस कविता के रचनाकार कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। और कदम मिलाकर चलना होगा यह कविता है। पहली बोलती फिल्म आलम आरा बनाने वाले फिल्मकार का नाम बताइए। पहली बोलती फिल्म आलम आरा के फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। विकल्प डी सही है। अर्देशीर एम ईरानी। पानी की कहानी किसके द्वारा रचित निबंध है? पानी की कहानी जो निबंध है इसके रचनाकार रामचंद्र तिवारी जी हैं। विकल्प ए सही है। रामचंद्र तिवारी। चांद बीबी ने किस किले की रक्षा हेतु अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था? चांद बीबी ने किस किले की रक्षा हेतु अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था? तो वो है अहमदनगर का किला। ठीक है, विकल्प ए सही है। अहमदनगर का किला। अकबर की शाही सेना के विरुद्ध युद्ध किया था। एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा? एशिया की शक्ति कम होने पर कौन सा द्वीप आगे बढ़ा? तो यूरोप आगे बढ़ा है। विकल्प ए सही है। और एच जी वेल द्वारा लिखित पुस्तक आउटलाइन ऑफ हिस्ट्री में किस भारतीय शासक की प्रशंसा विशेष रूप से की गई है? तो वो है अशोक की। अशोक की प्रशंसा विशेष रूप से की गई है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। भारत के विभाजन में किस नेता का योगदान रहा? भारत के विभाजन में सबसे ज्यादा मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना का सबसे ज्यादा योगदान रहा। भारत विभाजन में दो राष्ट्र बने। ठीक है, 14 अगस्त को भारत में जो है 14 अगस्त को दो भागों में डिवाइड हो गया, पाकिस्तान बन गया एक। ये तो सभी जानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने की थी इसकी घोषणा। वह अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़ें? यह कथन किसका है? तो यह कथन हीरा का है। विकल्प बी सही है। हीरा का है। वह अपना धर्म छोड़ दे लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े, यह हीरा का कथन है। आप जानते होंगे मुंशी प्रेमचंद की कहानी है एक, दो बैलों की कथा। ठीक है ना? सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को किस रचना में व्यक्त किया गया है? तो वो रचना का नाम है सांवले सपनों की याद। सांवले सपनों की याद। विकल्प ए सही है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। कथन प्रेमचंद की किस रचना से संबंधित है? वो रचना है प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद के फटे जूते। विकल्प सी सही है। और यह किसकी रचना है प्रेमचंद के फटे जूते? तो हरिशंकर परिसाई की रचना है। ठीक है। रविंद्रनाथ ने यूथ भ्रष्ट किसको कहा? यूथ भ्रष्ट की संज्ञा किसको दी? तो मैना को दिया उसने। रविंद्रनाथ ने यूथ भ्रष्ट किसको कहा? तो मैना को कहा। विकल्प बी सही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की एक रचना है एक कुत्ता और एक मैना। ठीक है, रविंद्रनाथ ने यूथ भ्रष्ट मैना को कहा है इसमें। किसका मूल नाम सैयद इब्राहिम था? सैयद इब्राहिम किसका मूल नाम था? तो रस खान का है या था? ठीक है, किसका? रस खान का। सुजान रस खान की रचना प्रेम वाटिका भी है।
और चंद्र गहना से लौटती बेर, चंद्र गहना से लौटती बेर किसकी रचना है? तो ये रचना है केदारनाथ अग्रवाल जी का। विकल्प ए सही है, केदारनाथ अग्रवाल। सूरज जी सूरदास जी किस मंदिर में भजन कीर्तन करते थे? तो वह भजन था श्रीनाथ जी का। विकल्प बी सही है। मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा काव्य कृति के रचनाकार कौन है? मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा, यह रचना किसकी है? तो यह नागार्जुन की रचना है। विकल्प बी सही है। अकाल और उसके बाद बादल को घेरते देखा, उनको प्रणाम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। बाल गोविंद भगत बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की किस विधा की रचना है? बाल गोविंद भगत राम वृक्ष बेनीपुरी की किस विधा की रचना है? तो वो विधा है रेखा चित्र। कौन सी विधा है? रेखा चित्र है। विकल्प बी सही है। मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ? मन्नू भंडारी का जन्म कहाँ हुआ? कब हुआ? 1931 में हुआ। कहाँ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मंदसौर जिला है, भानपुरा गांव है। मंदसौर जिला, भानपुरा गांव। ठीक है, 1931, यानी कि विकल्प ए सही है। भिक्षु के पत्र किसका ग्रंथ है? भिक्षु के पत्र जो है यह आनंद कौशल्यावन की कौशल्यावन कौशल्यायन है। ठीक है, वन लिखा हुआ यन है। भगवंत भदंत आनंद कौशल्यायन की रचना है। विकल्प ए यहाँ पर सही है। कौन सी रचना की बात कर रहा है? भिक्षु के पत्र। इस जल प्रलय में कहाँ की बाढ़ का वर्णन किया गया है? इस जल प्रलय में कहाँ की बाढ़ का वर्णन किया गया है? तो विकल्प बी यहाँ पे सही है, पटना। पटना बिहार की राजधानी है। और इस जल प्रलय में रेणु फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। विकल्प बी सही है। मेरे संग की औरतें किस विधा की रचना है? मेरे संग की औरतें जो है यह मृदुला गर्ग का संस्मरण है। क्या है संस्मरण किसका? मृदुला गर्ग का। विकल्प डी यहाँ पर सही है। रीढ़ की हड्डी एकांकी की विषय वस्तु क्या है? रीढ़ की हड्डी की विषय वस्तु है जो लेखक ने स्त्रियों के प्रति समाज में व्याप्त रूढ़िवादी मानसिकता और स्त्रियों की शिक्षा के विषय को चित्रित किया है। विकल्प ए जो है यहाँ पे सही है। जगदीश चंद्र माथुर की एकांकी है रीढ़ की हड्डी। किसका? जगदीश चंद्र माथुर का। और लेखक ने इसका जिक्र किया है इसमें। माटी वाली कहानी में किस कारण से विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई थी? माटी वाली कहानी में किस कारण से विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई थी? तो वह बांध को लेकर। ठीक है, बांध को लेकर। विकल्प बी यहाँ पर सही है। विद्यासागर नौटियाल की कहानी माटी वाली किसका है? विद्यासागर नौटियाल का है। और बांध के कारण यहाँ पे विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई थी। ठीक है, तो विकल्प बी यहाँ पर सही है। प्लाट का मोर्चा किस विधा की रचना है? प्लाट का मोर्चा जो है यह किस विधा की रचना है? बता दें, रिपोर्टाज है। विकल्प बी सही है। क्या है? रिपोर्टाज है प्लाट का मोर्चा। ठीक ना। और ये जो है शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित है। किसके द्वारा? शमशेर बहादुर सिंह द्वारा। लेखक का बचपन में किससे अधिक जुड़ाव था? लेखक का बचपन में सबसे अधिक किससे जुड़ाव था? तो अपने पिता से था। किससे था? अपने पिता से था। विकल्प बी यहाँ पर सही है। और पूरे हिंदुस्तान, ये जो है ना, ये कौन सा लेखक भोलानाथ के बचपन में किससे संबंधित है? तो जो भोलानाथ पात्र है यह माता का अंचल का पात्र है। और यह रचना है शिवपूजन सिंह सहाय जी का। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जार्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। इस कथन जार्ज पंचम की नाक कहानी के किस पात्र का है? तो ये है मूर्तिकार। मूर्तिकार कहता है उसमें ओरिजिनल नाक लगाने की बात होती है, तो ये साइज की बात कर रहा है यहाँ पे। कौन? मूर्तिकार। ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा सही है? विकल्प सी। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर बताया? लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर बताया? तो मेहनत कश बादशाहों का। मेहनत कश बादशाहों का शहर बताया। विकल्प डी जो है
यहाँ पर सही है। और ये जो है ना उनकी रचना है मधु कांकरिया की, ठीक है। तो विकल्प डी सही था। रचना का नाम है साना साना हाथ जोड़ी। यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा नामक पाठ के प्रमुख दो पात्र का नाम बताइए, बता दें। यही ठैया झुलानी हैरानी हो रामा, इस कृति के रचनाकार जो हैं शिव प्रसाद सितारे हिंद मिश्र जी हैं। शिव प्रसाद मिश्र जी हैं, हिंद नहीं है, शिव प्रसाद मिश्र जी हैं। विकल्प यहाँ पर। लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर बताया? लेखिका ने गंगटोक को किसका शहर बताया है? तो वह बताया है, बता दें, यह है साना साना हाथ जोड़ी नामक कृति से लिया गया है। और गंगटोक का एक शहर है, मेहनत कश बादशाहों का शहर कहलाता है। मधु कांकलिया द्वारा रचित है। विकल्प डी यहाँ पर सही है। एही ठैया झुलनी हैरानी होरामा नामक पाठ के प्रमुख दो पात्रों के नाम बताइए। पहले बता दें, एही ठैया झुलानी हैरानी होरामा इस कृति के रचनाकार जो है शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं। कौन है? शिव प्रसाद मिश्र रुद्र हैं। और इसके प्रमुख पात्रों की बात करें तो दुराई बारी और टुन्नू, ठीक है। विकल्प बी सही है। अब देखिए आपके सामने एक गद्यांश है। गद्यांश को पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। तो बता दें कि सबसे पहले आप क्या करिएगा, प्रश्नों को पढ़िएगा। 95, 96, 97 प्रश्न नंबर है। प्रश्नों को सबसे पहले क्या करना है, पढ़ना है। और उसके पढ़ने के बाद उत्तर देना है, ठीक है। यहाँ पे 74, 95 लिखा है तो कन्फ्यूज मत होइए, ये 75 ही है, ठीक ना। तो पढ़ के उत्तर देना है। अब आगे यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं इतना मान सकता हूँ कि आप इस लायक तो होंगे, इसको पढ़ के उत्तर दे देंगे। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर एक पद्यांश है, पद्यांश को पढ़कर उसका उत्तर देना है। अब सही आंसर बता दें हम। इसे जीवन बना देना गलत है, गद्यांश के अनुसार रेखांकित पद के स्थान पर क्या आएगा? मतलब इसी के स्थान पर क्या आना चाहिए? तो गद्यांश में दिया हुआ है। यहाँ पर एक पद्यांश है, उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे। 3 प्रश्न। देखकर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, यह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, और फिर भीड़ में चंचल बने तो वीर दिखाते नहीं, जो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे। कितना बढ़िया पंक्तियां हैं। वे ही मिले फूले फल में वे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? वे का प्रयोग जो है, जो कभी मुश्किलों से घबराते नहीं के लिए किया गया है। पढ़ेंगे आप उसको, यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जो हर समय हर जगह रहते हैं इसका कोई मतलब है, जो दुख भोगते पछताते हैं इसका कोई मतलब नहीं होगा। पढ़ेंगे तो सीधा दिख रहा है। कविता में किन की चर्चा की गई है? कविता में किन की चर्चा की गई है? तो यहाँ पर चलिए पढ़ के देख लेते हैं। भाग्य के भरोसे रहने वाले लोगों की, और बहुत जल्दी घबराने वाले लोगों की, वीरता का प्रदर्शन करने वाले, सतत रूप से कर्म करने वाले लोगों की प्रशंसा की गई है, चर्चा की गई है। विकल्प डी सही है। अथक परिश्रम करने वाले व्यक्तियों की क्या पहचान है? पहचान जो परिश्रम करके धन कमाता है, नहीं, जो किसी भी काम से घबराते नहीं है, तो उसमें कहा है। विकल्प बी सही है, ठीक है। ये रहे आज के 100 प्रश्न, जो मुख्यतः केवीएस टीजीटी के ऊपर बेस्ड थे। यदि आप इसको देखे होंगे तो आपको लगा होगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप किए हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।